Hey everyone, this is Swati, your English educator from Magnet Brains, एक ऐसा चैनल जहां मिलती है आपको एब्सोल्यूट फ्री एजुकेशन, चाहे हम किंडरगार्टन की बात करें या क्लास 12th की, या हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जी नीट और लेट्स टॉक अबाउट स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, राइट? सो एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर यू एंड दैट टू एब्सोल्युटली फ्री। आपको कहीं पे भी किसी भी तरीके का कोई भी पैसे वैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो अब इस हम वीडियो में क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्लास 9 वर्कबुक, इंग्लिश की वर्कबुक, जिसमें वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द फर्स्ट 5 यूनिट्स एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द 6th यूनिट। सो हियर इज द 6th यूनिट एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इट। सो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट पेज है, वी हैव बीन गिवन सर्टेन फोटोग्राफ्स। ये सारे जो है प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया हैं, तो हमको उनको आइडेंटिफाई करना है। सो हियर वी हैव द नेम्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, Dr. Sarvelpalli Radhakrishnan, then Dr. Zakir Hussain, then we have Varahagiri Venkatagiri, then Ali Ahmad Fakhruddin, then we have Neelam Sanjeev Reddy, then here we have Gianni Jail Singh, R. Venkataraman, then Shankar Dayal Sharma, K.R. Narayan, APJ Abdul Kalam, then we have Pratibha Patil, and here we have Pranab Mukherjee and then Ram Nath Kovind. And who is our right now, like who is the current president? Write it in the comment section. I want to know आप लोग का general knowledge कितना अच्छा है. Okay, now why is the president of India known as the first citizen of the country? इन्हें first citizen क्यों कहा जाता है? So our president is called as the first citizen of India because he or she represents our country and is the head of the executive, legislature, judiciary, the 3 arms of our government and also the head of our armed forces. तो ये जो है, जो हमारे 3 आर्म्स हैं गवर्नमेंट के, उसके हेड होते हैं। ऑल्सो ये हमारी आर्म्ड फोर्सेस के हेड होते हैं। ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस आर टेकन इन हिज और हर नेम, और सारे जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं वो उन्हीं के नाम पे लिए जाते हैं। Now there is the first reading comprehension. Let's start. I must have been about 7 when my father left Porbandar for Rajkot to become a member of the Rajasthan court. तो यहाँ पे basically the story is about मोहनदास करमचंद गांधी. So he is saying that मैं 7 साल का था जब मेरे फादर ने पोरबंदर छोड़ के हम राजकोट चले गए, क्योंकि वो राजस्थान कोर्ट के एक मेंबर बन रहे थे। There I was put into a primary school and I can well recollect those days. तो वहाँ मुझे एक प्राइमरी स्कूल में डाला गया, मैं वो दिन बहुत अच्छे से याद रख सकता हूँ, इंक्लूडिंग द नेम्स एंड द अदर पर्टिकुलर्स ऑफ द टीचर्स हु टॉट मी। मुझे सब कुछ याद है, मेरे फ्रेंड्स के नाम, मेरे टीचर्स के नाम और जो उन्होंने मुझे पढ़ाया। At पोरबंदर, अब पोरबंदर में, सो हियर देयर इज़ हार्डली एनीथिंग टू नोट अबाउट माई स्टडीज़, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ था ही नहीं। I could only have been a mediocre student. वहाँ पे मैं सिर्फ एक mediocre student बन सकता था. So from this school I went to the suburban school and then to high school. तो वहाँ से मैं एक suburban school गया और वहाँ से high school गया. Having already reached my 12th year, और मैं अब already 12 साल का हो चुका था. I do not remember having ever told a lie during this short period either to my teachers or to my schoolmates. मुझे कभी याद नहीं कि मैंने कभी भी गलती से भी किसी से झूठ कहा हो, ना अपने टीचर्स से ना अपने schoolmates से. However, I used to be a very shy and avoided all company. मैं बहुत ज़्यादा शर्मीला था और मैं अलग रहना पसंद करता था. My books and my lessons were my sole companions. तो मेरे साथी कौन थे? मेरे बुक्स और मेरे लेक्चर्स, मतलब जो लेसन्स मैं पढ़ता था. To be at school at the stroke of the hour and to run back home as soon as the school closed. That was my daily habit. अब वहाँ पे क्या बोल रहे हैं? स्कूल में रहना, जैसे ही मतलब बस टाइम होता था तो एकदम पंक्चुअलिटी के साथ मैं स्कूल पहुँच जाता था और तुरंत वहाँ से जैसे ही ख़त्म होता था मैं निकल जाता था. यही मेरी डेली हैबिट थी. There is an incident which occurred at the examination during my first year at high school and which is worth recording. एक इंसिडेंट हुआ था जब मैं एग्ज़ाम में था मेरे फर्स्ट ईयर के टाइम पे, और वो बताना मुझे ज़रूरी है. Mr. Giles, the educational inspector, had come on a visit of inspection. So Mr. Giles आए हुए थे और वो inspection कर रहे थे. He had set us 5 words to write as a spelling exercise. उन्होंने हमें 5 words दिए थे और as a spelling exercise, तो हमें उसे spell करना था. One of the words was kettle. एक word क्या था? Kettle. I had misspelled it, और मैंने उसे गलत spell किया था.
द टीचर ट्राइड टू प्रॉम्प्ट मी विद द पॉइंट ऑफ हिज बूट। तो उन्होंने अपने बूट को पॉइंट करते हुए मुझे बताने की कोशिश करी कि मैंने गलत स्पेलिंग लिखी है, बट आई वुड नॉट बी प्रॉम्प्टेड। लेकिन मैंने मतलब जो उन्होंने मुझे कोशिश की समझाने की, मैंने वो लिया ही नहीं। It was beyond me to see that he wanted me to copy the spelling from my neighbor's slate. मैं ये समझ ही नहीं पाया और मैं समझना ही नहीं चाहता था कि वो मुझे कॉपी करने को बोल रहे हैं कि मैं अपने पड़ोसी की स्लेट में देख लूँ कि उसने सही स्पेलिंग क्या लिखी है। For I had thought that the teacher was there to supervise us against copying, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता था कि टीचर तो हमें चीटिंग करने से रोकने के लिए थे वहाँ पे। Mr. Giles, the educational inspector, so okay, we have done this. So, yet the incident did not in the least diminish my respect for my teacher. लेकिन इस इंसिडेंट के कारण मेरी नज़रों में मेरी टीचर के लिए जो रिस्पेक्ट थी वो ज़रा सी भी कम नहीं हुई। I was by nature blind to the faults of elders. मैं कभी भी मुझे बड़ों की गलतियाँ दिखती ही नहीं थी। मैं बाय नेचर ही मतलब उनकी गलतियाँ नहीं देखा करता था। Later I came to know of many other feelings of this teacher, but my regard for him remained the same. बाद में मुझे उन टीचर की बहुत सारी गलतियाँ पता लगी, लेकिन मेरी जो उनके लिए रिस्पेक्ट थी वो सेम थी। Two other incidents belonging to the same period have always clung to my memory. उसी पीरियड में दो और इंसिडेंट्स थे जो हमेशा मेरी मेमोरी में रहेंगे। As a rule, I had distaste for any reading beyond my school books. मुझे अपनी स्कूल बुक्स के अलावा कुछ भी पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। The daily lessons had to be done because I disliked being taken to task by my teacher as much as I disliked deceiving him. जितना मुझे उनको डिसीव करना बुरा लगता था, डिसीव मतलब एक गलत इंप्रेशन अपना देना बुरा लगता था, उतना ही मुझे जो है ये अच्छा नहीं लगता था कि उन्होंने मुझे कोई टास्क दिया और मैंने पूरा नहीं किया हो। Therefore, I would do the lessons but often without my mind in them. तो मैं अपने lessons करता था लेकिन मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता था उनमें। Thus, when even the lessons could not be done properly, there was of course no question of any extra reading. तो lessons अगर नहीं भी होते थे तो भी extra reading का कोई मतलब नहीं था क्योंकि मैं तो वहीं पढ़ता था। But somehow my eyes fell on a book purchased by my father. लेकिन मेरे father एक बार एक book लेके आए और उसको मैंने पढ़ा, मेरी नज़रें उस पर गई। It was श्रवण पितृभक्त नाटक। I read it with immense interest. मैंने उसे बहुत intense मतलब बहुत ही ज़्यादा interest के साथ पढ़ा मैंने। One of the pictures I was shown was of Shravan carrying by means of slings fitted for his shoulders his blind parents on a pilgrimage. तो मैंने उसमें देखा किस तरह से श्रवण कुमार जो है एक लकड़ी में जो है अपने दोनों पेरेंट्स को बिठा के किस तरीके से उन्हें, जैसे तराजू होता है ना, उस तरीके से अपने दोनों पेरेंट्स को बिठा के किस तरीके से वो उन्हें तीर्थ के लिए लेके जा रहे थे। The book and the picture left an indelible impression on my mind. वो बुक और उस पिक्चर ने मेरे माइंड में कभी ना ख़त्म होने वाला एक इम्प्रेशन छोड़ दिया था। Indelible का मतलब होता है जो आप कभी भूल ना सको। So here we are done with the comprehension. Now we are going to start with the questions. Mohandas Karamchand Gandhi was a or an student, was a average, poor or intelligent student. He was an average student. As a boy, Mohandas used to be very timid. Timid का मतलब होता है shy and avoided all company. The teacher tried to instruct him with the point of his boot. तो इंस्ट्रक्ट मतलब बताने की कोशिश की थी। यंग मोहनदास गेटेड एनी रीडिंग बियॉन्ड हिज स्कूल बुक्स। सो यंग मोहनदास जो था उसने क्या किया, उसको अच्छा नहीं लगता था, उसने अपनी स्कूल बुक्स के अलावा वो कुछ भी नहीं पढ़ते थे। ही रीड श्रवण पितृ भक्ति विथ ग्रेट इंटरेस्ट। उन्होंने जो श्रवण पितृ भक्ति बुक थी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ पढ़ी थी। ठीक है, अब है वेयर डिड मोहनदास कंप्लीट हिज प्राइमरी एजुकेशन। तो Ahmedabad is the place, क्योंकि राजकोट is in Ahmedabad, so Ahmedabad is the place where Mohandas completed his primary education. Who were Mohandas Gandhi's sole companions in his childhood? तो बचपन में उनके sole companions कौन थे? So his sole companions were his books and his lessons. Which incident given in the passage reflects Mohandas' honesty? मोहनदास की honesty को कौन से मतलब कौन सा इंसिडेंट जो है वो बताता है। So the two main things Mohandas disliked was to copy or cheat from anyone or lie to his teachers or classmates. He wanted to live an honest life. वो एक honest life जीना चाहते थे. So the first incident happened when during an educational inspection his teacher prompted him to cheat, which he did not do. Even though he disliked reading, he completed his reading lessons without cheating or lying. ये हो गया second incident.
Which two things did मोहनदास dislike the most? मोहनदास को कौन सी दो चीजें बिल्कुल पसंद नहीं थी? The two things मोहनदास disliked the most were reading beyond his school books को छोड़ के कोई भी बुक पढ़ना, and being taken to task by his teacher for not doing homework, और punishment मिलना कि अरे तुमने अपना homework नहीं किया. What did the picture of श्रवण convey to मोहनदास गांधी? उस श्रवण की पिक्चर को देख के मोहनदास को क्या लगा था? The image of Shravan carrying his blind parents, carrying होगा ये वाला, caring नहीं होगा, this is carrying, CARRYING, carrying his blind parents on his shoulders had deep impact on Mohandas Gandhi. He then decided to become loyal to his parents and serve them with dedication and love. उसका काफ़ी गहरा इम्पैक्ट हुआ था और उन्होंने डिसाइड किया था कि वो अब अपने पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड और लॉयल रहेंगे एंड उनको डेडिकेशन और लव के साथ सर्व करेंगे. एंड सिंस देन ओबीडियंस टू हिज पेरेंट्स बिकेम हिज मोटो. और उसके बाद से ओबीडियंट रहना ही उनकी ज़िंदगी के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए उनकी ज़िंदगी का मोटो बन गया था. Pick out 5 qualities and traits which young Mohandas Karamchand Gandhi had. One is done for you. जैसे कि he was absolutely non-judgmental. उनके टीचर्स ने कुछ भी किया होगा, उन्होंने कभी भी उन्हें डिसरिगार्ड नहीं किया, डिसरिस्पेक्ट नहीं किया. Similarly, refusing to copy. उन्होंने कभी चीटिंग नहीं करी. Being blind to know the feeling of other to the fault of others. दूसरों की गलतियां नहीं देखते थे वो, कभी हमेशा दूसरों में अच्छाई ढूंढते थे. Regard for his teachers, अपने टीचर्स के लिए रिस्पेक्ट. Distaste any reading beyond his school books, लेकिन उसके बाद भी वो अपना टास्क कंप्लीट करते थे. And doing daily lessons. Now locate the words from the passage with similar meanings. So reduce के लिए similar meaning जो है अपने passage में, that is diminish, reduce करना. Only one, soul. Dupe का मतलब deceiving. Permanent effect is indelible, which cannot be forgotten. Next, अब हमारे पास दूसरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है. इंदिरा कृष्णमूर्ति नूई इज एन इंडियन अमेरिकन बिजनेस एग्जीक्यूटिव. इंदिरा नूई जो कि पेप्सिको की चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो एक इंडियन ओरिजिन है उनका. शी इज़ वन अमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल विमेन. वो पूरी दुनिया की सबसे पावरफुल विमेन में से एक हैं. शी डिलीवर्ड द फॉलोइंग स्पीच एट द राष्ट्रपति भवन ऑन 14 दिसंबर 2013. सो 2013 14 दिसंबर को राष्ट्रपति भवन में उन्होंने ये स्पीच डिलीवर की थी. शी वॉज नेम्ड वन ऑफ द 25 ग्रेटेस्ट लिविंग लेजेंड्स बाय NDTV. सो 25 ग्रेटेस्ट लिविंग लेजेंड्स में उनका भी एक नाम था एंड वॉज अवॉर्डेड बाय देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी एट द राष्ट्रपति भवन. उस वक्त राष्ट्रपति भवन में उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी, उन्होंने उनको अवार्ड भी दिया था. सो रीड द स्पीच डिलीवर्ड बाय इंदिरा नूई एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. तो अब यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं वो है इंदिरा नूई की स्पीच. Mr. President and NDTV, thank you very much for this incredible honor. Malcolm Gladwell in his book Outliers says, who you are cannot be separated from where you come from. So आप जो हो, आप जहाँ से आते हो उससे अलग नहीं हो. I left India 35 years ago, went to the USA and had tremendous success in meritocracy. तो यहाँ उन्होंने क्या बोला, मैंने 35 years पहले इंडिया छोड़ दिया था, फिर मैं US गई और वहाँ पे मुझे meritocracy मतलब क्या होता है, a ruling और influential class of educated और able people, वहाँ पे मुझे काफ़ी सक्सेस मिली. But none of that could have happened if I would not have had wonderful upbringing very much here in India. लेकिन इनमें से कुछ भी पॉसिबल नहीं होता अगर मेरी जो परवरिश जो इंडिया में हुई वो नहीं होती. सो आई हैव अ लॉट टू थैंक इंडिया फॉर. तो मुझे इंडिया को थैंक करने के लिए मेरे पास बहुत है. नाउ माई 3 लेसन्स आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू. अब मेरे पास 3 लेसन्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. फर्स्ट, प्लीज़ बी अ लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट. मतलब सबसे पहली चीज़ क्या है, आप हमेशा एक स्टूडेंट रहिए. इसका मतलब आप हमेशा सीखते रहिए कुछ ना कुछ. You know, when we were kids, we used to ask questions like, why is the sky blue? Why the birds flying so high? So, वो बोल रही हैं जब हम छोटे थे तो हम बहुत सारे questions करते थे, लेकिन for some reasons as we get older, लेकिन जैसे हम बड़े हो जाते हैं, that curiosity goes away. वो curiosity ख़त्म हो जाती है.
and if we are happy with the knowledge we have, then we are actually going to atrophy. तो अगर हमारे पास मान लो जितना नॉलेज हम उसी में खुश हैं, वी आर लाइक सेटिस्फाइड, तो हमें एट्रोफी का मतलब क्या होता है? ग्रेजुअल डिक्लाइन इन इफेक्टिवनेस और वाइगर ड्यू टू अंडर यूज और नेग्लेक्ट। हम धीरे धीरे नेग्लेक्ट होने लग जाते हैं, हम धीरे धीरे जो है हमारी जो नॉलेज है वो कम होने लग जाती है। सो प्लीज़ रिमेन अ लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट, डोंट लूज दैट क्यूरियोसिटी। तो वो कह रही है कि हमेशा एक स्टूडेंट रहो, वो क्यूरियोसिटी अपने अंदर रखो, क्वेश्चंस नहीं होंगे तो आप नया सीखोगे नहीं। सेकेंड, वट एवर यू डू, थ्रो योर सेल्फ इन टू इट, थ्रो योर हेड, हार्ट एंड हैंड्स इनटू इट। कोई भी काम करो तो पूरी शिद्दत के साथ करो, अपना दिमाग, अपना पूरा जो है, अपनी बॉडी, अपना हार्ट, अपना सोल उसमें डाल दो। आई लुक एट माई जॉब नॉट एज अ जॉब। मैं अपने काम को एक काम की तरह नहीं देखती हूँ। आई लुक इट एज अ कॉलिंग। कॉलिंग का मतलब ये होता है जैसे मुझे इसी चीज़ के लिए यहाँ भेजा गया था, एज अ पैशन, एंड आई डोंट केयर अबाउट द आवर्स, अबाउट द हार्डशिप्स, बिकॉज टू मी एवरीथिंग इज़ अ जॉय। और जितनी भी परेशानियाँ आती है, मैं कितने घंटे काम कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं देखती, क्योंकि मेरे लिए हर कुछ एक जॉय है। सो वट एवर यू डू, प्लीज लुक अपॉन इट एज अ कॉलिंग, अ पैशन, नॉट एज अ जॉब, नॉट एज समथिंग टेम्पररी। तो जो भी काम कर रहे हो उसको ये मत सोचिए तो आज खत्म हो जाएगा, नहीं, वो आपके साथ है, वो आपका पैशन है, वो आपकी कॉलिंग है। द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, प्लीज हेल्प अदर्स राइज। थर्ड चीज़ है कि आप अकेले आगे बढ़ने के बारे में मत सोचो, आप सोचो कि आपके साथ कितने लोग आगे बढ़ सकते हैं। ग्रेटनेस कम्स नॉट फ्रॉम अ पोजीशन बट फ्रॉम हेल्पिंग बिल्ड अ फ्यूचर। बड़प्पन जो है वो एक पोजीशन को अचीव करने से नहीं आता है, सबको साथ लेके उस फ्यूचर को बिल्ड करने से आता है। ऑल ऑफ अस इन पोजीशन ऑफ पावर हैव एन ऑब्लिगेशन टू पुल अदर्स अप। जितने भी लोग हम हैं जिनके पास किसी ना किसी तरीके का पावर है, हमारी ऑब्लिगेशन है, मतलब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम दूसरों को साथ लेके आगे बढ़ें। You know, as I stand here today, I look at my responsibility not as accepting an honor, I look upon it as accepting a challenge and a responsibility and obligation to actually make it possible for people who are younger to come up and achieve levels of greatness, so they too can be on the stage sometime in the future। अब वो यहाँ बोल रही है, तो हम जो है इसको एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, एक चैलेंज ले रहे हैं, क्योंकि ये हमारे लिए पॉसिबल है। जो हमसे छोटे हैं, जो आज अपने लिए लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो हम उनको लेके आगे बढ़ें। ठीक है, ये था हमारा कॉम्प्रिहेंशन। अब हम करेंगे इस पे बेस्ड क्वेश्चंस। What has Malcolm Gladwell said in his book that Indra Nooyi is referring to in her speech? वो क्या रिफर कर रही है? सो मैल्कम ग्लैडवेल सेज दैट इंद्रा नोई इज रेफरिंग टू वन हु कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम वेयर वन केम फ्रॉम। मतलब एक इंसान जहाँ से आया है, आप उसको उसकी जड़ों से कभी अलग नहीं कर सकते। इट मीन्स वंस बैकग्राउंड एंड मूविंग्स can't be ignored as these are inseparable. That's it. Next question. What according to Indra Nooyi helped her achieve great success? इंद्रा नूई को किस चीज़ ने मदद की इतनी सक्सेसफुल होने के लिए? 3 things helped her to achieve great success. 1, her being a lifelong student. वो हमेशा एक स्टूडेंट रही। 2, complete dedication to whatever one does. वो जो भी कर रही थी उसमें उन्होंने complete dedication दिखाया। 3, help others to rise in their careers. बाकी लोगों की मदद की आगे बढ़ने में। What is the first lesson that Indra Nooyi has talked about in her speech? The first lesson is that one must be a lifelong student. What element should we have to be a lifelong student? हमारे अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए अगर हम lifelong student रहना चाहते हैं? Curiosity. The element of curiosity in being a lifelong student must be possessed by all for tremendous success. How does she look at her job? वो अपने जॉब को किस तरीके से देखती हैं? So she doesn't look at her job as a job, but as a calling, as a passion. She doesn't care about anything else. What is her third lesson? Why is it important? So her third lesson, which is very important, is that we must help others rise. हमें दूसरों को आगे बढ़ाने में help करनी चाहिए. Greatness comes not from opposition, but from helping to build a future. मतलब आप किसी को नीचा करके आगे नहीं बढ़ सकते, आप एक फ्यूचर को बिल्ड करके ही आगे बढ़ सकते हो। It is important because those in power have an obligation to pull others up.
क्यों ये ज़रूरी है? क्योंकि जिनके पास पावर है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वे दूसरों को भी आगे बढ़ाएं. Now what obligation does she talk about in her speech? अपनी स्पीच में उन्होंने इसी obligation के बारे में बात करी है. The obligation she talks about in her speech is to help others to rise so that they can stand high in their future. So ये सारे questions almost same है. ओके, vocabulary पार्ट में आते हैं. सो मेक नाउन फॉर्म्स ऑफ द गिवन वर्ड्स. सो नाउन बना, जैसे हैपन का हमने बना दिया हैपनिंग, नो का हो जाएगा नॉलेज, एक्सेप्ट एक्सेप्टेंस, सेपरेट सेपरेशन, oblige obligation, achieve achievement. Next is take words from the given box and match the words that go along with them. जैसे कि ट्यून होता है, तो अब यहाँ पे हमें ये सारे वर्ड्स हैं, इनको मैच करना है. तो जैसे है फाइन ट्यून, वाटर प्रूफ, साउंड प्रूफ, न्यूज़पेपर, स्टडी टो, heartfelt, killjoy. Okay. Next is you would have come across some words from Indian languages used in the chapter. जैसे my childhood में है पक्का. ओके, सो आप ऐसे डिक्शनरी में देखो ऐसे वर्ड्स जो इंडियन ओरिजिन से हैं. सो यहाँ पे जैसे है तो इनमें से कौन से हैं? तो जैसे यहाँ पे कौन कौन से हैं? चटनी, कर्मा, काफ्तान, खाकी, पैजामाज, मसाला, लस्सी, जेल, डाक, रेल, नायक एंड पंडित. दीज आर ऑल वर्ड्स जो कि डिक्शनरी में है और ये इंडियन ओरिजिन से है. क्लियर? नेक्स्ट, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग क्लोथ्स इन अ मशीन. और इसमें आपको पैसिव फॉर्म यूज करना है. तो जैसे डर्टी क्लोथ्स आर वॉश्ड, लाइक आर टेकन फॉर वॉशिंग. ठीक है, तो हमें इसे पैसिव में देना है ना, तो हम इसे कैसे बोलेंगे? डर्टी क्लोथ्स आर टेकन फॉर वॉशिंग. ठीक है. नेक्स्ट इज क्लोथ्स आर डैश सेपरेट ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर, कलर एक्सेट्रा. सो क्लोथ्स आर सेपरेटेड. क्या हो जाएगा? Clothes are separated on the basis of texture, color, etc. and made into piles. और उनके जो है अलग अलग bundles बना दिए जाते हैं. Each pile is put into the washing machine tub. अब यहाँ हम सीख रहे हैं कि कपड़े कैसे धोते हैं washing machine में. ठीक है. Then detergent powder is added and the required program is set. Once the washing is over, the clothes are removed from the tub and hung for drying. इसके बाद एक और चीज़ बचती है कि कपड़े जब सूख जाते हैं तो आपको उसको वापस लेके आना होता है, फिर घड़ी करना होता है, फिर वापस रखना होता है, तब तक आपका नया पाइल तैयार हो जाता है धोने के लिए. एंड दिस इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, राइट? तो आज हमने क्या सीखा ग्रामर में? कपड़े कैसे धोते हैं. नेक्स्ट, पैसिव वॉइस. एक्सपैंड द न्यूज हेडलाइंस इनटू 3 to 4 सेंटेंसेस ऑफ अ शॉर्ट आर्टिकल. ये एक शॉर्ट आर्टिकल है. पैसिव वॉइस को यूज करते हुए हमें इसको एक्सपैंड करना है. बहुत ईजी है. जैसे मुंबई फ्लडेड विथ रेन वाटर, तो हमने इसको क्या लिखा है? येस्टरडे मुंबई वॉज हिट बाय इंसिसेंट रेन. इंसिसेंट का मतलब होता है कंटिन्यूस. द सिटी इज फ्लडेड विथ रेन वाटर नाउ. जो पूरी सिटी है वो बारिश के पानी से फ्लड हो चुकी है, भर गई है. वाटर इज बीइंग पम्प्ड आउट फ्रॉम द रोड्स. रोड से वाटर को निकाला जा रहा है. द रेसिडेंट्स आर रिक्वेस्टेड बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टू रिमेन इंडोर्स. यहाँ पे देखो हर जगह काम कौन कर रहा है? पैसिव वॉइस क्या होता है? पैसिव वॉइस का मतलब होता है जहां पे ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, काम क्या हो रहा है वो इंपॉर्टेंट होता है, कौन कर रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है. जैसे कि अब हमने यहाँ पे क्या बोला? द सिटी इज फ्लडेड विथ रेन वाटर नाउ. अब हु फ्लडेड इट जरूरी नहीं है. वाटर इज बीइंग पम्प्ड आउट फ्रॉम द रोड्स. वाटर को रोड से निकाला जा रहा है, कौन निकाल रहा है ये जरूरी नहीं है. सो दिस इज पैसिव वॉइस. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हमारे पास. The fire caused by crackers. आग लग गई पटाखों से. Yesterday a fire was caused by crackers. मतलब yesterday एक दिन पहले जो है पटाखों के कारण आग लग गई. दिवाली was being celebrated with lightning crackers. दिवाली सेलिब्रेट की जा रही थी क्रैकर्स को लाइट करते टाइम. A bomb soared above and entered the first story house window and set the curtains on fire. एक जो है बॉम्ब ऊपर उछला और फर्स्ट स्टोरी पे एक बिल्डिंग के अंदर गया, मतलब विंडो से, और वहाँ के कर्टन्स में आग लगा दी. द फायर ब्रिगेड वॉज कॉल्ड. द फायर वॉज सून कंट्रोल्ड. ओके. बैंक रॉब्ड इन ब्रॉड डे लाइट. Yesterday, a bank was robbed in broad daylight in Sita Bazar. The routine bank transaction was being conducted. Routine bank transaction conduct किया जा रहा था. The staff was demanded by the robbers to raise their hand. Robbers ने क्या कहा? सब अपने हाथ खड़े कर लो. A large amount of cash was put into a bag by them. The police was called after the robbers had left the bank.
एंड इंक्वायरी इज बीइंग कंडक्टेड टू ट्रेस द रॉबर्स। यहाँ सब में आप क्या देख रहे हो, सब हमने पैसिव वॉइस यूज किया है. द ऑब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट, द सब्जेक्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट. Taxes lowered for some commodities. The general public was given some relief and taxes were lowered for some commodities. Price of essential commodities have been slashed. किसने slash किया? That is not important. The petrol prices have also been lowered. Petrol prices को भी lower कर दिया गया है. Active voice में हमेशा हम only third person use करते हैं. Third person as in third form use करते हैं, not third person, third form use करते हैं. जैसे कि see, saw, seen, तो हम हमेशा seen use करेंगे. Are we clear with that? It is hoped that common man shall be given more relief in the days to come. अब phrasal verbs पे आते हैं. In the lesson My Childhood in your textbook Beehive, the phrasal verb break out is used by combining a verb with a preposition. phrasal verbs वो verbs होते हैं जहाँ पे एक verb के साथ आप preposition add कर देते हो. जैसे see in, ठीक है, सी यू. अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे ब्रेक अप, ब्रेक अवे, यहाँ पे हर जगह एक वर्ब के साथ एक प्रीपोजिशन ऐड हुआ है. इसको हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स और ये पूरा मीनिंग चेंज कर देते हैं. लेकिन अगर आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड व्हेन यू यूज फ्रेजल वर्ब्स तो आपकी इंग्लिश एलिवेट हो जाती है. ओके, देन यू से कि यार इसकी इंग्लिश लिटरली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है. सो अब हमें यहाँ पे ये वर्ड्स यूज करने हैं. सो बिफोर आई मूव, यहाँ पे देखो, द पैसेंजर्स वर ट्रबल्ड when the bus stopped due to engine failure. तो गाड़ी क्या होती है? ब्रेक डाउन. ओके, माई engine broke down, माई कार broke down. broke down का मतलब होता है कोई चीज़ खराब हो जाना. तो हम यहाँ इसको जब रिप्लेस करेंगे तो क्या बोलेंगे? broke down. Neha's relationship with Rohan came to an end over a very silly matter. तो दो लोगों का क्या होता है? पैचअप नहीं होता, क्या होता है? ब्रेकअप होता है, राइट. कोई चीज ब्रेकअप मतलब दो लोग अलग अलग हो जाते हैं. तो यहाँ पे केम टू एन एंड के लिए हम क्या बोलेंगे? ब्रेकअप. सो दे ब्रोक अप. अब नेक्स्ट क्या है? द बर्गलर, बर्गलर मतलब डाकू. इन स्पाइट ऑफ ऑल सिक्योरिटी मतलब पूरी सिक्योरिटी के बावजूद एंटर्ड मिस्टर खान्स हाउस. अगर कोई चोरी छुपे किसी के घर में एंटर कर रहा है तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं? ब्रेक इन. किसी के घर में चोरी छुपे अंदर जाने को हम बोलते हैं ब्रेक इन. तो यहाँ क्या बोलेंगे? ब्रोक इनटू. ओके, नेक्स्ट. द चाइल्ड अटेम्प्टेड टू लीव द मदर्स ग्रास्प बट शी हेल्ड फास्ट. तो एक जो है उसने, बच्चे ने क्या कोशिश की? अपनी माँ का हाथ छुड़ा के भागने की, लेकिन उसकी माँ ने उसे पकड़ लिया. ये जो भागने के लिए बोलते हैं ब्रेक ओपन. जैसे कि आपने जेल तोड़ के आप भाग गए तो दे ब्रोक ओपन. अंडरस्टूड? नेक्स्ट. The new director desired to discard the age-old practices in the office. अब कोई हमेशा से एक प्रैक्टिस चल रही है, कोई एक चीज़ जिसको आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, जिसे आप ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो, उसके लिए हम बोलते हैं ब्रेक अवे. ओके, अब आते हैं हम एडिटिंग में. तो यहाँ पे हमें इस पूरे पैराग्राफ को एडिट करना है, मतलब पंक्चुएशन सही करना है, कॉमा, फुल स्टॉप, कैपिटलाइजेशन, सब कुछ. जैसे है वंस द फेरीज ऑफ द ट्रीज सेट आउट टू चूज. अब यहाँ पे फेरीज को एफ क्यों कैपिटल है? क्या हम कोई पर्टिकुलर फेरी की बात कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं. सो वंस द फेरीज ऑफ द ट्रीज, इस तरीके से हमें ये पूरा सही करना है. आर वी क्लियर विद दैट? So I'm directly going to take you to the answer and here it is. तो आप जो है अपनी बुक से कंपेयर करते जाओ, ठीक है. Once the fairies of the trees set out to choose their dwelling places. जो ट्रीज की फेरीज थी उन्होंने सोचा कि वो लोग कहाँ रहेंगी. Some were wise in making their choices and some were foolish. कुछ लोग जो थे वो बहुत वाइज थे अपनी चॉइसेस के लिए और कुछ लोग बहुत ही फुलिश थे. The wise fairies shunned the trees that stood alone in the open fields, comma, and settled in a thick forest. जो wise fairies थी वो जो थी वो सब open fields में, that stood alone in the open fields and settled, वो सब thick forest के पेड़ों में settle हो गई. But the foolish ones said, अब यहाँ पे एक कोटेशन है तो हमने उसे कैपिटल्स में लिखा है. Why should we crowd together in a forest? Question mark, quotation mark closed. Let us go and live. तो यहाँ पे कोटेशन मार्क को क्लोज भी नहीं करते हम. Let us go and live in the lonely trees near villages where humans will bring us gifts. और यहाँ पे हम इस कोटेशन मार्क को क्लोज कर देंगे आफ्टर फुल स्टॉप. One night a great tempest swept over the country. एक बार क्या हुआ? एक बहुत बड़ा टेम्पेस्ट मतलब बहुत वायलेंट स्टॉर्म जो था वो कंट्री में आया. The lonely trees were blown down. जो अकेले अकेले खड़ी हुई ट्रीज थी वो सब गिर गए. And the foolish fairies became homeless. और उनके घर चले गए.
बट द ग्रेट डेंस फॉरेस्ट रेजिस्टेड द फ्यूरी ऑफ द स्टॉर्म, लेकिन जो डेंस फॉरेस्ट था उसने स्टॉर्म को सहन कर लिया. द वाइज फेरीज सेड टू द फुलिश वंस, उन्होंने क्या बोला, पीपल शुड स्टैंड टुगेदर लाइक अ डेंस फॉरेस्ट, लोगों को एक डेंस फॉरेस्ट की तरह एकदम साथ में खड़े होना चाहिए. इट इज ओनली द सॉलिटरी ट्री ग्रोइंग अनप्रोटेक्टेड इन द ओपन फील्ड दैट इज overthrown by a silly thing like a storm. And that is it. Clear? अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है that is the writing part. In 2010, the United Nations declared Dr. APJ Abdul Kalam's birthday, 15th of October, as World Students' Day. Write an article on the importance of the youth or young students in the making of a new India. तो एक आर्टिकल लिखना है around 150 words का. So here is the answer. No doubt that our country is growing at a pod pace in almost every field, but it needs a lot of things to do. लेकिन काफ़ी चीज़ें करने की ज़रूरत है. In almost all the fields of human activity, students can bring pod changes to make human life better. Students जो हैं हर field में changes ला सकते हैं जिससे human life better हो जाएगी. The citizens of the country are illiterate, have no knowledge about government welfare schemes. जो citizens हैं country के वो सब जो हैं illiterate हैं, उन्हें पता ही नहीं है गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स के बारे में. The students can bring a dynamic change in making them aware of how they can improve themselves taking advantages of these welfare schemes. लोगों को पता ही नहीं कि गवर्नमेंट उनके लिए क्या क्या कर रही है, तो स्टूडेंट्स जो है उन्हें अवेयर करने में हेल्प कर सकते हैं. Garbage mounds, polythene bags, plastic, lack of observing the rules of the road, non-observance of personal hygiene and clean surroundings are some fields where students can bring a visible change. चाहे कि गार्बेज कचरा हो रहा है, पॉलीथीन बैग्स यूज़ कर रहे हो, प्लास्टिक यूज़ कर रहे हो, पानी गंदा हो रहा है, रूल्स ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, हाइजीन फॉलो नहीं हो रहा है, ये ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ स्टूडेंट्स जो एक विजिबल चेंज लेके आ सकते हैं. स्टूडेंट्स कैन चेंज द प्रेजेंट सिनेरियो, वो आज का ये जो सिनेरियो है पूरा चेंज कर सकते हैं. दे कैन एड द कॉमन पीपल टू अवेकन देम हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय आवर कंट्री. वो आम जनता को इकट्ठा कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि हमारी कंट्री क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रही है. टुगेदर वी कैन फ्लरिश एंड मेक आवर कंट्री प्राउड. साथ में अगर हम रहेंगे तो हम फ्लरिश भी कर पाएंगे और हमारी कंट्री को प्राउड कर पाएंगे. एंड दैट इज इट. हियर वी आर डन विथ Unit 6 of Class 9 workbook. I hope you have understood this well. कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, you can write it in the comment section. मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्दी Unit 7 के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए. ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छी खासी ग्रामर प्रैक्टिस है, वोकैबुलरी प्रैक्टिस है. So please don't miss this and take care of yourself. Do not forget to like, share and subscribe. Bye.